हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर ओशन करंट्स। एनसीईआरटी का टॉपिक है, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, तो देखो, ओशन मेजर करंट्स की बात कर रहा है, मेजर ओशन करंट्स की। यहाँ पे पहले ये बताया जा रहा है कि जो मेजर ओशन करंट्स हमारे हमारे जो समुद्र में जो ओशन करंट्स हैं, वो किस चीज से, उनके कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं उनकी डायरेक्शन में। कि वो जो मान लो ओशन करंट है, कोई एक पर्टिकुलर ओशन करंट है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या रीजन है, क्यों जा रहा है वो वहां पे, है ना। इनफैक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कोल्ड करंट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स के, है ना, मिड और हाई लैटिट्यूड्स में, मिड लैटिट्यूड्स में, और हाई लैटिट्यूड्स में ईस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। उल्टा हो जाता है, उल्टा। और सदर्न और जो वार्म करंट्स हैं वो क्या होता है, वो उल्टा उसका, वो वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे, ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे, और हाई लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो ओशन करंट्स हैं उनको सबसे जो ज्यादा इंपैक्ट करने वाला फैक्टर है वो है विंड और कोरियोलिस। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्रेविटी भी है, टेम्परेचर भी है, पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है सारे फैक्टर्स के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है वो हमारा कर रहा है विंड और कोरियोलिस। क्या कह रहा है ये? मेजर currents are greatly influenced by stresses exerted by prevailing winds and Coriolis। इसीलिए जो ओशन करंट्स का जो पैटर्न हम देखते हैं वो पैटर्न इसीलिए है क्योंकि वो पैटर्न किसके सिंक में है, हमारे विंड पैटर्न के सिंक में है। अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे। द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली corresponds टू अर्थ एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। जो हमारा ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न है वो किसके साथ correspond करता है? हमारे जो एटमॉस्फेरिक का विंड पैटर्न है। तो देखो, अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, विंड में हमने क्या देखा था। विंड में क्या था? विंड पैटर्न क्या है? ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से सबसे पहले, सॉरी थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ तो इक्वेटोरियल वेव्स चलती हैं, उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या चलती है? यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं। चलती हैं कि नहीं चलती हैं? 0 से 30 डिग्री के बीच में, 5, 10 से 30, 35 तक चलती है। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं। याद है? आ रहा थोड़ा थोड़ा? नहीं आ रहा तो पिछली क्लास उठा के देख लेना, कोई बुरी बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। और शर्म आए भी तो अकेले में देख लेना, ठीक है। और फिर पोलर ईस्टर्लीज है हमारी, है कि नहीं है? पोलर ईस्टर्लीज है ना। तो यही विंड पैटर्न है, यही सदर्न हेमिस्फीयर है। वाटर, ओशन वाटर भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसकी मजबूरी है, उसको भी फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा अपने साथ उस पानी को लेके चली जाती है, और पैटर्न यही फॉलो करना पड़ता है। एक बार मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद फिर यही पैटर्न उसको फॉलो करना पड़ता है। अभी डिटेल में बताऊंगा। द एयर सर्कुलेशन ओवर ओशन इन द मिड लैटिट्यूड्स इज मेनली साइक्लोनिक। साइक्लोनिक मतलब घड़ी के पैटर्न में। कैसे? जो हमारा जो एयर सर्कुलेशन है मिड लैटिट्यूड्स में वो साइक्लोनिक है। कैसे है देखो, मैं आपको समझा ही देता हूं। होता क्या है, ये हमारा यूरोप और अफ्रीका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये हमारा इक्वेटर मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, पानी इधर से इधर आएगा इक्वेटर पे, ठीक है। पानी में मूवमेंट होगी। मूवमेंट जब होगी तो यहाँ पे कौन सी वेव्स चल रही हैं? यहाँ पे हमारी चल रही है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स चल रही है कि नहीं चल रही है? ईस्ट से, ईस्टर्लीज है ना। जब ट्रेड विंड्स चलेंगी तो पानी को इस तरफ लेके जाएंगे, जिसको हम इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। अब जो इक्वेटर से ऊपर जो हिस्सा है उसमें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा उसमें सदर्न इक्वेटोरियल करंट्स होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि कोरियोलिस भी काम कर रही है, तो पानी जो है वो सीधा नहीं चलेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा राइट डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये पानी जो है, ये सारा पानी एक्यूमुलेट हो गया ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका पे। क्या बोला उसने? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि वार्म वाटर ईस्ट कोस्ट पे फ्लो करता है। क्यों? समझ आ रहा है? यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा जब ये पानी इधर एक्यूमुलेट होगा? कोरियोलिस तो इंपैक्ट कर रही है इस पे, तो इसकी टेंडेंसी है ही
कि ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। ये तो इसकी टेंडेंसी है ही। जब ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, अब ये आ गया वेस्टर्लीज के कब्जे में, आ गया कि नहीं आ गया वेस्टर्लीज के कब्जे में, तो ये अब इस तरफ बहना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। तो ये हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया कि नहीं बन गया। अगर कोरियोलिस का इंपैक्ट जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ज्यादा ये और ज्यादा, जब कोरियोलिस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है तो ये सर्कुलर मूवमेंट भी कई बार बन जाती है। तो फिर क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट बनने से जायर बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। और सपोज करो कोई कुछ वाटर जो है वो ऊपर चला गया हाई लैटिट्यूड में, हाई लैटिट्यूड में चला गया, यहां पे फिर दोबारा पोलर ईस्टर्लीज आ गई। तो अब इसको पोलर ईस्टर्लीज कहां लेके जाएंगे, वापस इस तरफ, इस पानी को, या यहाँ जो पानी एक्यूमुलेट हुआ है इस पानी को भी इधर लेकर के जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। तो अब फिर दोबारा पैटर्न कैसा हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि हाई लैटिट्यूड्स में उल्टा हो जाता है। अगर लोअर लैटिट्यूड्स, लोअर मिड लैटिट्यूड्स में ईस्ट कोस्ट पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, इस तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा सर्कुलेशन पैटर्न है। मिड लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड लैटिट्यूड्स में साइक्लोनिक पैटर्न बनता है। क्यों, क्योंकि विंड पैटर्न वही है। पहले ट्रेड विंड्स इधर आएंगी, इधर ट्रेड विंड्स की वजह से इस तरफ चलेगा, सामने आगे अमेरिकाज है, आगे जा नहीं सकता, कोरियोलिस काम कर रही है, राइट में डिफ्लेक्ट होगा, राइट में डिफ्लेक्ट होते ही वेस्टर्लीज उठा लेगी, तो फिर ये उस तरफ घूम जाएगा। तो इस तरीके से घड़ी घूमती है साइक्लोनिक। और नीचे उल्टा इसका सेम, नीचे सेम उल्टा हो जाएगा, इधर से घूम के यहाँ जाए बनाएगा, और यहाँ से फिर जो पानी पोलर ईस्टर्लीज के कब्जे में आएगा वो इधर घूम जाएगा। जितने भी करंट्स इसमें दिए हुए हैं, आपके इसमें एग्जांपल में दिए हुए हैं, ये देखना, ये जो करंट्स दिए हुए हैं सब यही पैटर्न फॉलो करते हैं। देखना, ध्यान से देखना, यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सारे करंट्स, बस उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जगह के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, किस टाइम पे आ रहे हैं, क्या है, कैसे, उस हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। बाकी है यही, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न ऑल्सो करस्पॉन्ड्स विद सेम। ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न भी किसके साथ करस्पॉन्ड करता है, विंड सर्कुलेशन पैटर्न के साथ। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी ये ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज में थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा एटमॉस्फेयर की, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। एट हाई लैटिट्यूड्स वेयर विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक। यहां तक क्या था, यहां तक एंटी साइक्लोनिक था, सॉरी, घड़ी की उल्टी चाल में, है ना। अब हाई लैटिट्यूड्स में साइक्लोनिक हो जाएगा, बताया ना। ठीक है, द ओशनिक सर्कुलेशन फ्लोज दिस पैटर्न, और ओशनिक सर्कुलेशन हाई लैटिट्यूड्स में साइक्लोनिक पैटर्न फॉलो करता है, लोअर लैटिट्यूड्स में एंटी साइक्लोनिक और हाई लैटिट्यूड्स में साइक्लोनिक। समझ आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन द रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड। अच्छा, यहां पे एक चीज दी हुई है कि ये मिड लैटिट्यूड्स में जो एंटी साइक्लोनिक है पैटर्न है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा देखा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, और लैंड मास ज्यादा होने की वजह से एयर सर्कुलेशन, एयर पैटर्न जो वो इंपैक्ट करता है, लैंड रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो इसीलिए पूरा जो पैटर्न ढंग से एंटी साइक्लोनिक पैटर्न पूरा डेवलप नहीं हो पाता, कहीं कहीं पे जहां पे लैंड है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है कंपैरेटिवली, तो वहां पे ये जो पैटर्न है एंटी साइक्लोनिक पैटर्न या साइक्लोनिक पैटर्न जो भी है, जहां पे जितना भी है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, क्योंकि लैंड मास कम में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। इन द रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड मानसूनल फ्लो द मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट्स। अभी बात कर रहे हैं इंडियन ओशन की। ये हमारा इंडियन ओशन जो है, तो यहाँ पे क्या है, पहले साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो ओशन करंट्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। इंडियन ओशन में विंड्स की डायरेक्शन मानसून के साथ चेंज होती है, मानसून सीजन के साथ, तो ओशन करंट्स की भी चेंज होती है। और फिर विंटर्स में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, तो फिर उल्टा पैटर्न बन जाएगा, तो फिर ओशन करंट्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। द करंट मूवमेंट्स ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द वार्म वाटर फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टेंड टू मूव राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इक्वेटर से पानी इधर चलेगा, पानी इधर जा रहा है, आगे तो अमेरिका आ गया, हिंडन्स आ गई, तो क्या होगा, कोरियोलिस की वजह से पानी धीरे थोड़ा थोड़ा राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वार्म वाटर जो है वो
पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, आगे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा हाई लैटिट्यूड्स में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ही है, बस इनको याद रखना है और एक साथ अप्लाई करना है। अगर आपको इतना आ गया, आपने याद इनको रख लिया और फिर आप एक साथ इनको अप्लाई कर पाए, तो फिर आपको ज्योग्राफी में कुछ समझने की जरूरत नहीं, सब आपका चलता जाएगा और आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत आंसर ईजी होगा। कोई भी क्वेश्चन या आंसर आपको देना होगा तो आप इजीली कंसेप्ट पे आपकी पकड़ अगर अच्छी है तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओशन करंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्या है? ओशन करंट्स हीट ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, जिसमें कि जो अर्थ में जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें सर्कुलेशन होता रहता है। एयर जो है वो जनरल पैटर्न जो है वो सर्कुलेशन का क्या है कि एयर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती है। इक्वेटर की वार्मर एयर पोल्स की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की हीट वहां लेकर के जाएगी, और पोल्स की भी ठंडी एयर इक्वेटर पे वापस आएगी, तो फिर आकर के वो इक्वेटर पे दोबारा से गर्म हो जाएगी। तो क्या होता है, इससे सर्कुलेशन बनता है और इक्वेटर की कुछ हीट जो है वो पोल्स तक जाती है और वापस जाती है, और फिर ठंडी हवा आती है, फिर वो आकर के वार्म हो जाती है। यही पैटर्न ओशन सर्कुलेशन में भी होता है। इक्वेटर का जो गर्म पानी है, इक्वेटर का जो गर्म पानी है वो सर्कुलेट होकर के पोल्स की तरफ जाता है, और पोल्स का ठंडा पानी वापस इक्वेटर पे आता है, फिर दोबारा यहाँ पर वार्म होगा, फिर दोबारा वही सर्कुलेशन चलेगा, फिर ये इस तरीके से घूमता रहता है। तो ओशन जो सर्कुलेशन है वो हीट ट्रांसपोर्टेशन, हीट ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इक्वेटर टू पोल्स। ध्यान रखना क्या कह रहा है ये, ओशियनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर इन ए मैनर सिमिलर टू द हीट ट्रांसपोर्टेड बाय जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जी हाँ, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर हीट ट्रांसपोर्ट करता है एक लैटिट्यूडनल बेल्ट से दूसरी लैटिट्यूड बेल्ट पे, उसी तरीके से ओशन करंट्स भी हीट ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लैटिट्यूड बेल्ट से दूसरी लैटिट्यूड बेल्ट पे। ठीक है, आगे कह रहा है द कोल्ड वाटर फ्रॉम आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। जो आर्कटिक सर्कल्स और अंटार्कटिक सर्कल से कोल्ड वाटर इक्वेटर की तरफ आता है। ठीक है, and in tropical and equatorial regions, while the warm water of lower latitudes move toward polewards। और जो लोअर लैटिट्यूड्स मतलब इक्वेटर के पास का पानी है वो पोल्स की तरफ मूव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट ट्रांसफर तो होगी ही। ठीक है, तो कॉमन सेंस है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो गया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये तो देखो, सर्कुलेशन तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि वही जो भी समझाया वही पैटर्न फॉलो कर रहा है सर्कुलेशन, लेकिन कौन सा करंट कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, ये आपको याद भी करना है। तो आपको ये मैप्स देखने हैं, बार बार सर्कुलेशन याद करना है। बाकी जो हम जीएस पढ़ेंगे तो इन कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट्स हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, पर फिलहाल आपको बस ये मैप देखना है, इसी में से करंट्स का नाम और उनकी डायरेक्शन याद करनी है और उनका रीजन याद रखना है कहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास हमारी होगी इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट के बारे में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको समझ आ गई है, पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ अगर ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। थैंक यू।